हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्धन वंश और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और 100% तय है कि इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को सिंपल विजिट कर लीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी सब्जेक्ट है आप आसानी से देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जिसे हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन लेकर और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गुप्त वंश के बाद जिस काल का उदय होता है, या फिर कह सकते हो कि जिस वंश का उदय होता है, वो होता है वर्धन वंश, जिसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आता है कि वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश किस वंश से रिलेट करता है, तो वो आप जैसे कि वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहते हैं। अब आइए जानते हैं। तो देखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त, गौड़ प्रमुख थे। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि जो गुप्त काल था, जिसे स्वर्ण काल युग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें कौन कौन थे, तो मैत्रक थे, मौखरी थे, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि पुष्यभूति था, जो प्रमुख राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें जो पुष्यभूति था, उसमें सबसे ज्यादा जो शासकों का विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ किसका, तो पुष्यभूति का। देखिए, पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो है वो कौन है, पुष्यभूति है, तथा इनकी राजधानी थानेश्वर, यानी आप कह सकते हो कि जो आपका ये वर्धन वंश है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, तो पुष्यभूति है, और इनकी जो राजधानी है वो थानेश्वर है, ठीक है। और जो थानेश्वर है ये हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान है, यानी थानेश्वर थी। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक थे। कौन, तो प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। उसके बाद देखिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र, जिनका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। जैसे आप सभी को पता है हर्षवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये किसके पुत्र थे, तो प्रभाकर वर्धन के थे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जो हर्षवर्धन थे वो किसके पुत्र थे, तो प्रभाकर वर्धन, यानी इनकी जो माता थी वो यशोमती, और इनके भाई जो थे वो राज्यवर्धन। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि जो प्रभाकर वर्धन थे उनकी पत्नी यशोमती के दो पुत्र थे, एक का नाम राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, तथा एक कन्या भी थी, ठीक है, जिनका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। उसके बाद देख सकते हो कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शासक ने शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरीके से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, जो कि उनके एक पुत्र थे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप अगर कहानी के थ्रू याद करते हो तो सबसे पहले तो देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है। उनकी पत्नी जो थी वो यशोमती थी, उनके दो पुत्र थे और एक बहन थी, और एक जो पुत्र थे उनका राज्यवर्धन नाम था और दूसरा जो था वो हर्षवर्धन नाम था। उनकी जो एक पुत्र थी उनका नाम राज्यश्री था, जिनका विवाह किससे हुआ था, तो मौखरी राजा ग्रहवर्मा से हुआ था, ठीक है। लेकिन जो मालवा के शासक, ठीक है,
मालवा के शासक देवगुप्त ने जो ग्रहवर्मा जिनसे इनकी लड़की का विवाह हुआ था, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और जो इनकी लड़की थी राज्यश्री, इनको बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया तो उनके भाई ने क्या किया कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, जिसने मतलब कि ग्रहवर्मा को बंदी बनाया था या उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार जो राज्यवर्धन जो उनके भाई थे तो इस तरीके से देवगुप्त को मार डाला। परंतु जो देवगुप्त के मित्र, ठीक है, देवगुप्त के जो मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से जो उनके एक भाई थे, उनके जो बहन के अब कह सकते हो जिनसे विवाह हुआ था, उनके अभी हत्या कर दिया। तो इस तरीके से इन लोगों का अंत हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और देखिए नोट, यानी शशांक शैव धर्म के अनुयायी था, यानी जो शशांक ने राज्यवर्धन का मारा था वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया को भी कटवा दिया था, यानी जो बोधि वृक्ष था इसको भी कटवा दिया था। ठीक है, शशांक, तो नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, क्योंकि जो बड़ा पुत्र था वो राज्यवर्धन था, बट उनकी मृत्यु हुई थी जो कि शशांक ने मार दिया था। ठीक है, तो इसलिए वो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। तो हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठे? तो 606 ईस्वी में, और 16 वर्ष की अवस्था में जो हर्षवर्धन है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से इस तरीके से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिलादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हर्षवर्धन। ठीक है, और देखिए इसने परम भट्ट तारक नरेश की उपाधि धारण की थी। तो परम भट्ट तारक की उपाधि या शिलादित्य की उपाधि हो गई। तो ये किसने? तो हर्षवर्धन। ये बहुत ही नाम महत्वपूर्ण है, एक तो शिलादित्य और दूसरा परम भट्ट तारक। ठीक है, उसके बाद देखिए हर्ष ने शशांक को पराजित करके, क्योंकि जो शशांक था उसके भाई की हत्या की थी, तो जो हर्ष उनके छोटे भाई थे उन्हें हरा दिया, यानी शशांक को हरा दिया और पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न हमने डिस्कस भी किया था कि पुलकेशिन, यानी आप कह सकते हो कि हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जब नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ तो जिसमें हर्ष की हार हो गई थी, क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर बार प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो ह्वेन-सांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी ह्वेन-सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। यानी जो ह्वेन-सांग था इसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है और वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। उसके बाद देखिए हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी द्वीप जो उनके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। और उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे और प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। और चीनी यात्री ह्वेन-सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया तथा वो पूर्ण बौद्ध बन गए। यानी पहले वो शिव का पूजा करता था, परम भक्त था, लेकिन जब ह्वेन-सांग से जब मिला तो वो बौद्ध धर्म का महायान शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध बन गया। उसके बाद देखिए हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था और हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। यानी महामोक्ष परिषद किसे कहते हैं? तो हर्ष के समय में यानी प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे हम महामोक्ष परिषद कहते हैं और ह्वेन-सांग ने स्वयं छठवें समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की थी।
तो हर्षचरित्र हो गया, कादम्बरी हो गया, ये इसकी रचना कौन की है? तो बाण भट्ट ने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो हर्षचरित्र हो गया, कादम्बरी हो गया, तो इसकी जो रचना है वो बाण भट्ट ने की, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। यानी जो हर्ष है, इन्होंने इससे भी रिलेट करके प्रश्न बाण भट्ट वाला तो पूछता है, ये साथ में ये भी हर्ष का रचना भी पूछ देता है, जिसमें प्रियदर्शिका हो जाता है, रत्नावली होता है, नागानंद होता है, ठीक है। इसकी रचना जो की है वो हर्ष ने की है और कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है, तो वो हर्षवर्धन है, ठीक है। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीन शासक महाराज अथवा महासमांत कहे जाते थे, यानी जो हर्ष के अधीन जो शासक थे उन्हें महाराज अथवा महासमांत कहे जाते थे। और हर्ष के महामंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आम कहा जाता था। यानी जो भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि हर्ष के जो मंत्री परिषद के जो भी मंत्री थे उनको क्या बोला जाता था? तो सचिव या आमात्य बोला जाता था। उसके बाद देखिए, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। उसके बाद देखिए, हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। यानी जो प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? तो लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। तो ये इतना नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ग्राम शासन यानी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान जो था वो ग्रामाछप टलिक कहा जाता था। यानी जो ग्राम शासन का प्रधान होता था वो क्या कहा जाता था? तो ग्रामाछप टलिक कहा जाता था। और उसके बाद देखिए, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। ये हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। और दंड पासिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे और अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर यानी पैदल सेना के अधिकारियों को बालधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है और हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो हर्ष के समय में जो मथुरा था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्रों के लिए। उसके बाद देखिए, हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, तो देखिए भांडी जिसको कहा जाता था प्रधान सचिव, यानी सिंपल अगर हम कहें तो प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था और अश्व सेना का प्रधान जो कहा जाता था वो कुंतल और गज सेना का जो प्रमुख कहलाता था वो स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स, ये तो थे अभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब चलिए हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हर बार अगर आप उसको बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के और याद कर लेते हो तो उससे बाहर कभी मतलब हर्षवर्धन अगर हम बोले कि टॉपिक से कोई बाहर पूछा जाता है प्रश्न, तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हर्ष का काल, धर्म और साहित्य का स्वर युग था, समीक्षा कीजिए। यानी जो हर्ष का आप सिंपल, अब चलिए हर्ष का चरित्र जान लेते हैं किस तरीके से प्रश्न है। तो हर्ष काल धर्म एवं साहित्य प्रगति का युग था और हर्ष एक स्वयं धर्म सहिष्णु शासक था और हर्ष के काल में सभी धर्मों का समादर होता था, यानी आदर होता था और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। साहित्य की भी अभूतपूर्व प्रगति हुई और हर्ष स्वयं एक महान लेखक था, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया जिसने क्या क्या लिखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ठीक है। एक तो हर्षवर्धन और दूसरा जो था वो था बाण भट्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध विद्वान बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जो कि अभी डिस्कस किया। और देखिए अभी हमने कहा ना कि उतना अगर महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप डिस्कस कर लेते हो तो क्वेश्चन आंसर में वही सब कुछ लिख देता है, ठीक। तो उसके बाद देखिए कि हर्षकालीन धार्मिक एवं साहित्यिक प्रगति का विवरण हम निम्नांकित बिंदुओं में विवेचित कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है धर्म, यानी हर्ष प्रारंभ में जीवन धर्म का अनुयायी था और संभवतः हवेन सांग के संपर्क में आने थे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि वह पहले शिव भक्त था, लेकिन जब वह हवेन सांग से जब मिला तो वो बौद्ध का अनुयायी बन गया और धीरे धीरे बौद्ध धर्म उसकी श्रद्धा बढ़ती गई। बस इतना याद करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। उसके बाद देखिए हर्ष की धार्मिक मान्यता को प्रमाणित करने वाली दो ऐतिहासिक घटनाएं उपलब्ध है, एक तो कन्नौज की परिषद और दूसरा प्रयाग की धार्मिक सभा। दूसरा हम बात करते हैं साहित्यिक प्रगति, तो ये भी जस्ट अभी हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। वही मैंने बोला कि अगर आप जो मैंने शुरू में डिस्कस किया अगर आप उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे साहित्यिक प्रगति, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो बाण भट्ट था वो क्या था, हर्ष का दरबारी कवि था। तो हर्ष एक महान विद्या प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था, उसको साहित्य तथा विद्वानों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। बाण भट्ट और मयूर जैसे महान विद्वान उसकी राजसभा को सुशोभित करते थे और वह स्वयं उच्च कोटि का लेखक और विद्वानों को बहुत ज़्यादा आदर करता था, ठीक है। और वह स्वयं उच्च कोटि का लेखक और विद्वानों का आदर करता था। उसके बाद देखिए वह विद्वानों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था और उसने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे, जिसमें सबसे पहले था प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को हर्ष ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया और भूमि कर का 1/4 भाग शिक्षा तथा विद्वानों को पुरस्कार देने में व्यय किया और उसकी उदार शासन नीति में विद्या और साहित्य की उन्नति में महत्वपूर्ण योग दिया गया। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि वाकई में जो हर्षवर्धन का जो काल था वो वाकई में स्वर्ण युग था, है ना। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि हवेन सांग कौन था, वह भारत क्यों आया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा कि हवेन सांग क्या है, एक चीनी यात्री है। वह 629 ईस्वी में भारत आया और वह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल के दर्शन के लिए आया था। यहाँ रहकर वह बौद्ध धर्म का अध्यापन किया और हवेन सांग ने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं का विधिवत वर्णन किया और हवेन सांग का यात्रा विवरण भारतीय इतिहास के साक्ष्य के रूप में विशेष रूप से उपयोगी है। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि जो हवेन सांग था वो 629 ईस्वी में भारत आया था और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल के दर्शन के लिए वो आया था और इसी का अध्ययन करने के लिए वो आया था, ठीक है। और इस तरीके से हवेन सांग जो था वो उनका मतलब कि उन्हीं के शासनकाल में आया था। अब देखिए अगला जो है कि बाण भट्ट क्यों प्रसिद्ध थे, तो बाण भट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी नामक 2 अमर कृतियों का प्रणयन किया। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृत का प्रथम उपन्यास, साहित्य उपन्यास कौन सा है, तो कादम्बरी है, जिसके लेखक बाण भट्ट है और संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गद्य काव्य है। अगला आपका प्रश्न है कि कन्नौज की धार्मिक सभा का विवरण दीजिए। यानी कन्नौज का धार्मिक सम्मेलन, यानी जब हवेन सांग भारत में था तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में भव्य धार्मिक महोत्सव आयोजित किया था। और फ्रेंड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले कि वो 5 साल यानी प्रति 5वें साल वो महत्वपूर्ण आयोजन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि धार्मिक महोत्सव आयोजित किया था और इसका उद्देश्य महायान संप्रदाय का विकास और प्रचार करना था और वह विशाल धार्मिक सम्मेलन महोत्सव और महासभा हवेन सांग के सभापतित्व में संपन्न हुई थी। इसमें हर्ष के साम्राज्य के 20 राजा और सामंत, 3000 बौद्ध भिक्षु और धर्माचार्य व दार्शनिक आमंत्रित किए गए थे और हवेन सांग स्वयं भी इस सम्मेलन में उपस्थित था और इस सम्मेलन में हवेन सांग ने
महायान मत का अन्य धर्मों एवं संप्रदायों की अपेक्षा प्रबल समर्थन किया और यह धार्मिक महोत्सव 18 दिनों तक चलता रहा और क्योंकि वो छठे महोत्सव में शामिल हुआ था। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 18 दिन तक चलता रहा और इस अवसर में एक विशाल स्थायी विहार व स्तूप बनवाया था और जिसमें मनुष्य की ऊंचाई व आकृति के बराबर युद्ध की एक स्वर्ण मूर्ति एक बहुत ऊंचे स्तंभ पर प्रतिष्ठित की गई। अगला आपका प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा है। तो चलिए जानते हैं ह्वेनसांग का भारत वृत्तांत। यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन हर्ष के शासनकाल की एक प्रमुख घटना है। यह घटना थी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाता है और यह सर्वविदित की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा बौद्ध धर्म की स्थिति के संबंध में ह्वेनसांग की कृति से जितना पता चलता है उसके अभाव में हमारा प्राचीन भारत का ज्ञान अधूरा है। वी.ए. स्मिथ ह्वेनसांग के वर्णन के महत्व के विषय में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उसका ग्रंथ सच्चे समाचारों का अमूल्य कोश है जिसका अध्ययन प्राचीन अवशेषों की खोज करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है और इस ग्रंथ ने भारत के लुप्त हुए इतिहास को प्रकाश में लाने का वह कार्य किया है जो भूतल विशारदों की पुरातत्व संबंधी किसी भी खोज ने नहीं किया। यद्यपि ह्वेनसांग के ग्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक मूल्य इस बात में है कि उसने राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का वर्णन किया, किंतु बहुत सी प्राचीन जनश्रुतियों का उल्लेख करके उसने हमारी कृतज्ञता के ऋण को भी और बढ़ा दिया और यद्यपि उसने सावधानी के साथ उनकी रक्षा न की होती तो ये जनश्रुतियाँ लुप्त हो गई होती। राजनीतिक दशा यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासन में बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। उसके अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था तथा शासन तंत्र जनहित की कामना में संचालित होता था और राज्य के परिश्रम तथा दानशीलता की भी ह्वेनसांग ने बहुत ही प्रशंसा की है और राजा के समय का विभाजन अत्यंत सतर्कता के साथ किया गया था और उसका सारा समय धार्मिक कार्यों तथा शासन संबंधी मामलों में बटा हुआ था। ह्वेनसांग के अनुसार राजा का दिन 3 भागों में विभक्त था। दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष 2 भाग धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है ह्वेनसांग के अनुसार। यानी इन्होंने इतना मतलब कि हर्षवर्धन इतना उदार आप कह सकते हो शासक थे कि उन्होंने मतलब कि राजा का दिन जो था वो 3 भागों में, एक तो दिन का एक भाग शासन के मामलों में व्यतीत होता था और जो शेष 2 भाग बच जाते थे वो धार्मिक कृत्यों पर व्यतीत होते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए वे काम से कभी थकने वाले न थे। मतलब आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा ह्वेनसांग ने किया था हर्षवर्धन की और उनके लिए दिन का समय बहुत कम था। अच्छे कार्यों में इतने संलग्न रहते थे कि वे सोना और खाना भी भूल जाते थे। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के काल में प्रजा सुखी व संपन्न थी तथा उनसे बेगार नहीं ली जाती थी। ठीक है, और कर भी जनता पर अधिक नहीं थे। भूकर भी उपज का 1/6 भाग होता था। हर्ष राजकीय आय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से उसे 4 भागों में विभक्त करता था। पहला भाग राजकीय कार्यों के लिए, दूसरा सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरा विद्वानों की सहायता व चौथा दान के लिए रहता था। न्याय व्यवस्था भी अत्यंत सक्षम थी तथा अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। ह्वेनसांग ने फिर से लिखा है कि वैसे अपराध बहुत कम होते थे। राज्य के जनहित कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी में हर्ष ने अनेक धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। ह्वेनसांग के अनुसार राजधानी कन्नौज एक भव्य नगर था और उसका सम्मान हर्ष के शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था और ह्वेनसांग ने हर्ष की शक्तिशाली सेना का भी उल्लेख किया। उसके अनुसार हर्ष की सेना में 60,000 हाथी व आप कह सकते हो कि 1 लाख घुड़सवार थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्थिक स्थिति, यानी आर्थिक स्थिति ह्वेनसांग की कैसे थी, आइए इस पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो ह्वेनसांग के वृत्तांत के हर्षकालीन
आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। हर्षकालीन आर्थिक स्थिति में कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोजी रोटी अर्जित करती थी और सारे देश में सर्वत्र खेती होती थी और अन्न फल फूल अधिक मात्रा में पैदा होता था। सिंचाई की उचित व्यवस्था करके कृषि की उन्नति की जाती थी और यद्यपि कृषि की प्रधानता हर्षकाल में थी, परंतु व्यवसाय व व्यापार की बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं थी। ठीक है, आप मतलब ये भी कह सकते हो कि मतलब व्यवसाय और व्यापार की भी उतना अभाव नहीं था। भारत से विदेशों को चंदन की लकड़ी, जड़ी बूटियां, गरम मसाले, कपड़े तथा अन्य वस्तुएं निर्यात होती थी तथा भारत को घोड़े, धूप, हीरा व हाथी दांत आदि आयात किया जाता था और हवेनसांग के अनुसार भारत में ऊनी, सूती, रेशमी व मलमल कपड़ा बहुत अच्छा तैयार किया जाता था। हर्ष काल में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था तथा सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रायः बंद हो गया था। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि हर्ष काल में यानी आप पुष्यभूति हो गया या फिर वर्धन वंश में आप कह सकते हो, या फिर हर्ष काल में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, सोने के सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया था। अब बात कर लेते हैं धार्मिक स्थिति, यानी हवेनसांग ने लिखा है कि यद्यपि हर्ष तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु उस समय अनेक धर्म भारत में प्रचलित थे। हवेनसांग के अनुसार कुछ लोग तो मोर पुच्छ धारण करते थे और कुछ मुंडमाल द्वारा अपने को अलंकृत करते थे और कुछ बिल्कुल नग्न रहते थे। कुछ अपने शरीर को घास तथा तख्तों से ढकते थे और कुछ अपने बालों को उखाड़ते और मूंछों को कटवाते। कुछ सिर के पांचों के बालों में जटा बना लेते और सिर पर घुमावदार चोटी रखते थे। यानी जीवनी में भी विभिन्न संप्रदायों का उल्लेख है। इस प्रकार किया गया है कि भूत, निर्गंध, कपालिक तथा चोड़िक सभी विभिन्न रूपों में रहते थे और सांख्य व वैश्विक अनुयायियों में परस्पर विरोध है। यानी यहाँ पे कि हम जो हर्षवर्धन का काल था वो बाद में बौद्ध धर्म बना था, लेकिन शुरू में आपको पता ही है कि वो शिव का परम भक्त था। अब यहाँ से अति लघु स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है कि हर्ष के पिता का नाम क्या है। तो अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि हर्ष के पिता का नाम जो था वो था प्रभाकर वर्धन, जिनकी माता का नाम जो था वो था यहाँ पे यशोमती। ठीक है, जिनके दो पुत्र थे, इनके बड़े भाई राज्यवर्धन और इनका स्वयं हर्षवर्धन नाम था। और उसके बाद प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी जिनका नाम राज्यश्री था। ठीक है, जिनका विवाह किससे हुआ था, तो ग्रहम वर्मा के साथ हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि राज्यश्री कौन थी, तो राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन थी। उसके बाद देखिए हर्ष द्वारा लिखित दो नाटकों के नाम लिखिए, तो नागानंद और प्रियदर्शिका। बाण भट्ट द्वारा लिखित दो ग्रंथों के नाम लिखिए, हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी। हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए, तो एक नालंदा और दूसरा तक्षशिला। हर्षकालीन दो विद्वानों के नाम, तो एक तो आप बाण भट्ट भी लिख सकते हो या मयूर या मातांग भी लिख सकते हो। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, तो आप सभी को पता ही है कि 16 वर्ष की अवस्था में वो हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में जब उनकी राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, तो वो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद हवेनसांग ने भारत संबंधी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है, तो हवेनसांग ने भारत संबंधी अपनी यात्रा वृत्तांत को सीयू के नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो हुई थी वो 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। चीनी यात्री हवेनसांग कब भारत आया था, तो 629 ईस्वी में चीनी यात्री हवेनसांग ने भारत की ओर प्रस्थान किया था। चीनी यात्री हवेनसांग की मृत्यु कब हुई थी, तो चीनी यात्री हवेनसांग की मृत्यु जो हुई थी वो 6 से 64 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुल जो आपके प्रश्न थे वो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि अभी हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया और अति लघु में सेम वही क्वेश्चन है जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो। तो ये तो पूरा था जो टॉपिक हमारा जो हर्षवर्धन काल, जिसे हम पुष्यभूति काल भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका लेसन 4 है, सामंतवाद कालीन भारत के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और अगर
अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हर्षवर्धन से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और डेली रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।